नमस्कार, आज है 19 अगस्त, दिन मंगलवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद और मैं हूं संदीप राय। I think that we had very good conversation with President Trump. Very good. And it really was the best one. ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच हुई बैठक, यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी दिए जाने की चर्चा। यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने के मुद्दे पर क्या राजी होंगे पुतिन, करेंगे इस अहम सवाल का विश्लेषण। बूट्स ऑन द ग्राउंड होंगे या नहीं होंगे, अब यहाँ ये भी देखना होगा कि पुतिन किस हद तक इसको समझने के लिए या मानने के लिए तैयार होगा, और बदले में हो सकता है कि पुतिन भी डिमांड करे कि रशिया की सिक्योरिटी गारंटी सब क्या देंगे। विपक्ष ने जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। जानेंगे इन्हें चुनने की वजहों के बारे में। उनके नॉमिनेशन के पीछे एक संस्थागत प्रेशर है, मतलब तेलंगाना में तो कांग्रेस सरकार है ही और आंध्र प्रदेश में नॉन बीजेपी सरकार है। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं अहम खबरें संदीप राय से। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और आज उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से मुलाकात की। एक कार्यक्रम में वांग यी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत के साथ संबंधों में आई रुकावटें दोनों देशों की जनता के हित में नहीं हैं। उनका इशारा भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर था। दोनों देश तनाव कम करने पर बनी सहमति को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। अजीत डोवाल ने कहा कि भारत चीन संबंधों में सकारात्मक रुझान दिख रहा है और सीमा पर शांति बनी हुई है। वांग यी ने कल भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की थी। वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने पोल्टावा क्षेत्र के उसके ऊर्जा ढांचे पर बड़ा हमला किया है। इस हमले में भीषण आग लग गई है। एक दूसरे सबसे बड़े शहर क्रेमचुक पर धुएं का एक बड़ा गुबार देखा जा रहा है। रिपोर्टों में कहा गया है कि वहां स्थित एक रिफाइनरी पर हमला हुआ है। मेयर ने चेतावनी दी है कि इलाके में क्लस्टर बम मौजूद हो सकते हैं। पोल्टावा के एक अन्य शहर लुबनी और चेर्निहाइव में हमलों से बिजली आपूर्ति ठप पड़ गई है। वहीं रूस के कब्जे वाले ज़ेपोरिज़िया क्षेत्र में ईंधन ले जा रही एक ट्रेन में आग लग गई है। फलस्तीन के हथियारबंद ग्रुप हमास ने गजा में युद्ध विराम और इसराइल के साथ बंधकों की रिहाई के नए प्रस्ताव पर सहमति जताई है। बताया जा रहा है कि मिस्र और कतर का यह प्रस्ताव जून में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ के दिए गए प्रस्ताव पर आधारित है। इसके मुताबिक पहले 60 दिनों का युद्ध विराम लागू होगा। इसके बाद हमास बचे हुए 50 इसराइली बंधकों को 2 समूहों में रिहा करेगा। इनमें से 20 के जीवित होने की संभावना बताई गई है। इसके बाद स्थायी युद्ध विराम पर बातचीत आगे बढ़ेगी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि इससे पता चलता है कि हमास बहुत दबाव में है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन महाभियोग लाने जा रहा है। विपक्षी गठबंधन की ओर से यह तैयारी ऐसे समय शुरू हुई है जब पहले ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। महाभियोग को लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने इसकी पुष्टि की है। रविवार को कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की है। हालांकि रविवार को ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताया और सबूत देने या माफी मांगने की बात कही। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बीबीसी को बताया है कि अमेरिकी कानून तोड़ने और देश में तय सीमा से अधिक रुकने के कारण 6000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का वीजा रद्द कर दिया गया है। ट्रंप प्रशासन ने शुरू से ही कड़ी इमिग्रेशन नीति अपनाई है, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर सख्ती की जा रही है। ट्रंप प्रशासन ने फलस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करने वाले कुछ छात्रों पर कार्रवाई की है और आरोप लगाया है कि उन्होंने यहूदी विरोधी व्यवहार किया। भारत ने कपास पर सितंबर तक आयात शुल्क निलंबित कर दिया है। 11% लेवी से छूट को वस्त्र उद्योग के लिए राहत माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका को निर्यात पर इस क्षेत्र को 50% तक टैरिफ देना पड़ रहा है। पिछले साल भारत ने अमेरिका को करीब $10 अरब के वस्त्र और परिधान निर्यात किए थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आयात पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है और यह इसी महीने के अंत से लागू होने वाला है।
रूस यूक्रेन जंग के मुद्दे पर व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच आखिरकार बैठक हो गई है। कल के पॉडकास्ट में हमने चर्चा की थी इस बैठक के बारे में, संदीप, और आखिरकार देर रात भारतीय समय अनुसार इस बैठक को अंजाम दे दिया गया। ट्रंप और जेलेंस्की ने इसे बेहद अच्छा बताया है। और इसी साल फरवरी में दोनों राष्ट्रपतियों के बीच एक बैठक हुई थी जिस दौरान बहुत तीखी बहस हुई थी, दुनिया भर की चर्चाएं इसको लेकर हुई थी। लेकिन हमने अब देखा कि भारतीय समय अनुसार जो बैठक हुई है उसमें काफी सकारात्मक रुख रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई बातचीत को बहुत अच्छा बताया है। I think that we had very good conversation with President Trump. Very good. And it really was the best one. Maybe the best one will be in the future. But it was really good. And we spoke about very... मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई है और वास्तव में ये अब तक की सबसे अच्छी बातचीत थी। शायद भविष्य में इससे भी अच्छी हो। हमने बेहद संवेदनशील बिंदुओं पर बातचीत की। सबसे पहले सुरक्षा गारंटियों पर बात की। यूक्रेन की सुरक्षा अमेरिका पर और उन नेताओं पर निर्भर करती है जो यहाँ हमारे साथ हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं और यूक्रेनी लोग इस युद्ध को खत्म होते देखना चाहते हैं। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जब ये बात कह रहे थे तब उनके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर, जर्मनी के चांसलर, इटली के प्रधानमंत्री और नेटो चीफ भी मौजूद थे। इस बैठक के दौरान यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी एक बेहद अहम मुद्दा था। अमेरिका अब तक सुरक्षा गारंटी को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के सहयोग से यूरोप के देश यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी मुहैया करा सकते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने कहा कि इस बैठक से दो महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। Were a real significant breakthrough when it comes to security guarantees. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर कह रहे हैं कि दो चीजों को लेकर महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। सुरक्षा गारंटी की बात है तो हम उसमें अमेरिका के साथ काम करने जा रहे हैं। हमने अपनी टीमों को काम दिया है जिनमें से कुछ कल यहाँ पर विस्तार से काम करने आ रही हैं। तो सुरक्षा गारंटी पर हमें महत्वपूर्ण सफलता मिली है जिसकी काफी समय से जरूरत थी। और दूसरी बात द्विपक्षीय बैठक को लेकर है जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप भी होंगे। तो ये थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा है, And in order to have such a long-standing peace for Ukraine and for the whole continent, यूक्रेन और पूरे महाद्वीप में लंबे समय तक शांति के लिए हमें सुरक्षा गारंटियों की जरूरत है। यानी जो सिक्योरिटी गारंटी की बात है संदीप, उसकी चर्चाएं बहुत हो रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप से व्हाइट हाउस में बातचीत के बाद एक पत्रकार ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से पूछा कि वो राष्ट्रपति ट्रंप से क्या चाहते हैं, सुरक्षा गारंटी, अमेरिकी सैनिक, हथियार या कुछ और। तो इस पर जेलेंस्की ने जवाब देते हुए कहा, सब कुछ। Guarantees do you need from President Trump to be able to make a deal? Is it American troops, intelligence, equipment? What is it? Everything. ट्रंप ने युद्ध खत्म करने की समय सीमा को लेकर के भी अपनी बात कही है और उन्होंने ये कहा है कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में हम ये जानने वाले हैं कि हम इसे सुलझाने जा पा रहे हैं या फिर नहीं, या फिर ये भयानक लड़ाई जारी रहने वाली है। हम इसे खत्म करने के लिए अपनी सबसे बेहतर कोशिश करेंगे। इस बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की है और उनसे बैठक की चर्चा की जो राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच होगी। ट्रंप ने कहा है कि अब ये त्रिपक्षीय बैठक होगी जिसमें 2 राष्ट्रपति और मैं खुद शामिल होऊंगा। यानी कि ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अब जो बैठक होने वाली है वो बायलैटरल भी हो सकती है और त्रिपक्षीय भी हो सकती है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा है कि यूक्रेन और रूस के नेताओं के बीच बैठक स्विट्जरलैंड जैसी किसी तटस्थ जगह पर होनी चाहिए। वहीं जेलेंस्की ने कहा है कि वो पुतिन के साथ मिलने के लिए तैयार हैं। No, we don't have any date. We don't have any date. We just confirmed after this production. नहीं, हमें अभी किसी तारीख के बारे में मालूम नहीं है। इस प्रोडक्टिव मीटिंग के बाद हमारे सहयोगियों ने इस बैठक के बारे में हमें बताया है कि हम त्रिपक्षीय बैठक के लिए तैयार हैं। अगर रूस चाहता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहें तो ये द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय हो सकती है। यूक्रेन शांति के रास्ते के लिए हमेशा तैयार है। तो ये थे जेलेंस्की। तो पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात को लेकर रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लेवरोव ने कहा है कि बैठक पूरी तैयारी के साथ होनी चाहिए, न कि सिर्फ मीडिया कवरेज के लिए हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रूस द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकों के लिए तैयार है। ये रूस का बयान आया है। इसके अलावा अभी जो
ताज़ा अपडेट आ रहा है संदीप, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को जो है इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने जो सिक्योरिटी गारंटीज को लेकर बहुत बात चल रही है कि क्या हो सकती हैं, किस तरीके की गारंटी हो सकती है, उस पर उन्होंने थोड़ा थोड़ा अपना जो है स्टैंड क्लियर किया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में अमेरिकी सैनिक नहीं जा रहे हैं ज़मीन पर। उन्होंने हालांकि ये कहा है कि यूरोप के सैनिक वहां हो सकते हैं। और ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बैठक तो काफ़ी अच्छी बताई जा रही है, जिसमें सुरक्षा गारंटी पर सहमति बनने की बात है। क्या इस गारंटी पर पुतिन भी सहमत होंगे और आगे क्या कुछ हो सकता है, ये बहुत अहम सवाल है। और किस तरीके की गारंटियां हो सकती हैं, इन्हीं सभी सवालों पर बीबीसी संवाददाता मोहन लाल शर्मा ने बात की है भारत के पूर्व राजनयिक अचल मल्होत्रा से। देखिए, बात यह है, इस ट्रंप और ज़ेलेंस्की और साथ में कुछ इम्पोर्टेंट यूरोपियन लीडर्स भी इस मीटिंग में शामिल थे। इसे आप एक उस सीरीज का एक हिस्सा मान के चलिए जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है। इनफैक्ट आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जब अभी पावर में आए भी नहीं थे तो तब से वो क्लेम कर रहे हैं कि वो एक रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस डील करवाएंगे। ऐसी कोई, जब उनकी पुतिन से मीटिंग हुई तो लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। क्या डिस्कस हुआ ये उन्होंने खुल के नहीं बताया, लेकिन धीरे धीरे जो 2-3 चीजें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि 2 महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पे बातचीत चल रही है। और मुझे लगता है कि पूरी इस सो कॉल्ड पीस डील का जो दारोमदार, जो दो इम्पोर्टेंट इश्यूज है, वो एक तो ये रहेगा कि अगर यूक्रेन नेटो मेंबरशिप नहीं मिलती है, उसको जो तय है कि ऑलमोस्ट नहीं मिलेगी, तो ऐसी हालत में उसकी सिक्योरिटी गारंटीज क्या होगी, वो सिक्योरिटी गारंटीज का क्या शेप लेगा, उसमें यूएसए का रोल क्या होगा, क्या वो यूरोप और यूक्रेन को एक्सेप्टेबल होगा। एक तो नंबर, उससे भी जो कंटेंशियस ज्यादा बड़ा इशू है वो टेरिटरीज को लेके है कि क्रीमिया हो गया, डॉनबास हो गया, ज़पोरिशिया हो गया, खरसोन हो गया, ये जो ईस्ट यूक्रेनियन जो ऑलमोस्ट अभी प्रैक्टिकली रशिया के कंट्रोल में है, क्या रशिया छोड़ देगा इसको या इंसिस्ट करेगा कि ये तुम हमारा वहां पे वो हुआ था, रेफरेंडम हुआ था और लोगों ने विलिंगली हमारे से ज्वाइन कर लिया। तो ये 2 कंटेंशियस इश्यूज के ऊपर अगर कोई सहमति बनती है तो मुझे लगता है कि बात फिर, जैसे आपने कहा, दूर तक जाएगी। अब देखना ये है कि आने वाले समय में ज़ेलेंस्की और पुतिन की 1-on-1 मीटिंग हो पाती है या नहीं हो पाती, और होती है तो उसमें से क्या निकल के आता है। लेकिन मैं अपनी यही बात दोहराऊंगा कि यूरोप जो है वो इस बात को लेकर चिंतित है कि कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं क्रिएट हो जाए, क्योंकि ये जो भी हो रहा है यूरोपियन सॉइल पे हो रहा है, और कल को इस तरह का समझौता नहीं हो जाए जो पूरी तरह से वन साइडेड रशिया के फेवर में जाए, क्योंकि ये फिर एक ऐसा प्रेसिडेंट क्रिएट कर देगा जो आने वाले समय में यूरोप की दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको हमेशा से एक डर बैठा रहे। यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी की सभी बातें कर रहे हैं और इवन ज़ेलेंस्की भी उसकी बात कर रहे हैं, ट्रंप ने भी वादा किया है, तो किस तरह की सुरक्षा गारंटी पर सहमति हो सकती है? देखिए, अब एक तो ये बात चल रही है कि जैसे वो नेटो का चैप्टर 5 है, जिसमें चैप्टर 5 की ही कंडीशंस को किसी और तरीके से सामने लाया जाए, विच मीन्स कि अगर कल को यूक्रेन पे अटैक होता है तो पूरी नेटो नहीं, बट वो कंट्रीज जो सिक्योरिटी गारंटीज देने में पार्टी होंगी वो फिर आगे बढ़ के एक साथ आएंगी और वो इस अटैक को अपने ऊपर अटैक मानेंगी। यानी वो चैप्टर 5 जो सबसे इम्पोर्टेंट नेटो का है कि अगर एक नेटो मेंबर पे अटैक होता है तो उसे पूरी नेटो कंट्रीज के ऊपर अटैक माना जाएगा और फिर सभी उसको रिपल्स करेंगे। तो एक तो इस तरह की गारंटीज की बात चल रही है। दूसरा, बूट्स ऑन द ग्राउंड होंगे या नहीं होंगे। अब यहाँ ये भी देखना होगा कि पुतिन किस हद तक इसको समझने के लिए या मानने के लिए तैयार होगा, और बदले में हो सकता है कि पुतिन भी डिमांड करे कि रशिया की सिक्योरिटी गारंटीज आप क्या देंगे। एक तो ये होगी कि आप नेटो के मेंबर नहीं बनेंगे, और दूसरा और भी कुछ डिमांड्स रख सकता है कि जिससे रशिया को अपने बैकयार्ड में ये किसी भी किस्म की सिक्योरिटी को लेकर किसी भी किस्म की आशंका नहीं होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है, देखना पड़ेगा ये अल्टीमेटली क्या फॉर्मेट लेता है। ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश के शायद आर्मी चीफ या कोई काफी सीनियर ऑफिसर अभी अमेरिका जा रहे हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके कि क्या रोल उनका हो सकता है उसमें। तो एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्री होना वो हो जाएगा मेरे ख्याल से। अगर मेरी असेसमेंट ये है कि अगर ये कह दिया जाए कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं होगा, प्रैक्टिकली नहीं होगा, कुछ भी किसी भी कंडीशन में मुझे नहीं लगता है ऐसी हालात में किसी उसे मेंबरशिप दी जाएगी। बट अगर ये हो जाता है तो पुतिन को ये कहा जाएगा कि भाई इसके बदले में हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा जिससे यूक्रेन अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। तो सारा सिक्योरिटी गारंटीज वही है। क्या फॉर्मेट होगा
वो डिटेल्स हमें अभी इंतजार करनी पड़ेगी। जैसा कि जैसे आपने मैंने कहा, बूट्स ऑन ग्राउंड भी हो सकता है, चैप्टर 5 ऑफ नेटो का जो उनका है चार्टर का, वो भी हो सकता है, बट नॉट नेटो, सारी पूरी नेटो नहीं, कुछ जैसे 4-5 विलिंग कोalition ऑफ विलिंग कंट्रीज जैसे बना रखे हैं उन्होंने, वो 4-5 कंट्रीज मिलके दे सकती हैं, तो वो तो देखना पड़ेगा। उसकी डिटेल्स तो मुझे लगता है हफ्तों महीने लग सकते हैं उसको वर्कआउट करने के लिए। जी, हम सब जानते हैं कि ट्रंप ने कहा है कि अब ये जो बैठक है ये त्रिपक्षीय होगी, जिसमें कि पुतिन भी होंगे, जेलेंस्की भी होंगे। तो क्या जब त्रिपक्षीय बैठक होगी तो इसके बाद लगता है कि युद्ध विराम की ओर ये देश बढ़ जाएंगे और संभव है? देखिए, आज की जो मैं लेटेस्ट पढ़ रहा था तो उसमें तो ये अंदेशा दिया गया कि त्रिपक्षीय होने से पहले वो द्विपक्षीय करने की कोशिश कर रहे हैं, कि पहले पुतिन और जेलेंस्की मिल रहे हैं और फिर उसके बाद ट्राइलेटरल हो। जहाँ तक आपने युद्ध विराम की बात करी है, ट्रम्प का जो इसके बारे में सोचना है वो क्वाइट क्लियर है, और पुतिन भी शायद ये सीजफायर नहीं चाहते हैं, ना अमेरिकन, ना ट्रम्प, ना पुतिन। वो बोलते हैं कि सीधे ही पीस डील हो, जो भी एग्रीमेंट हो वो पीस एग्रीमेंट हो, बीच में सीजफायर जैसा कोई फेज नहीं आना चाहिए। यूरोप के लीडर्स की हालांकि थिंकिंग थोड़ी हटके है, वो चाहते हैं कि पहले सीजफायर हो। जर्मनी के मेरे ख्याल चांसलर ने कुछ ऐसा कहा भी है कि जो बातचीत जो है वो लड़ाई की शैडो में नहीं होनी चाहिए, अगला राउंड जो है होपफुली सीजफायर हो चुका होगा। तो बहरहाल, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मेरे ख्याल से उनका झुकाव इस तरह है कि एक ही बार निपटाया जाए, ऐसा नहीं कि 2 महीने 3 महीने का सीजफायर कर दिया जाए और फिर लगे रहे इसमें और फिर उसके वायलेशंस होते रहे और फिर बातचीत में अड़चने आती रहे। मेरा ये मानना है कि इस समय ट्रेंड सीधे सीधे इसको फाइनल, अगर हो सकती है तो फाइनल पीस डील पे ही खत्म किया जाए। तो किस तरीके की होगी सुरक्षा गारंटी और पुतिन राजी होंगे यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर, बता रहे थे भारत के पूर्व राजनयिक अचल मल्होत्रा। और इसी बीच संदीप जो है, रूस के यूक्रेन पर हमले अभी भी जारी हैं और यूक्रेनी वायुसेना ने कहा है कि रूस ने बीती रात 270 ड्रोनों और 10 मिसाइलों से हमला किया है। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchindi.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। पॉडकास्ट का दूसरा पड़ाव जी। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद नया उपराष्ट्रपति चुनने की सरगर्मी तेज हो गई है। सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन की ओर से महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसकी जानकारी आज एनडीए के नेताओं की ओर से की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। विपक्षी उम्मीदवार के नाम की घोषणा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, रेड्डी गारू is one of the India's most distinguished and progressive jurists. खड़गे कह रहे हैं कि बी सुदर्शन रेड्डी भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रगतिशील न्यायविदों में से एक हैं। उनका एक लंबा और प्रतिष्ठित कानूनी करियर रहा है, जिनमें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज, गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में काम शामिल है। वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए एक निरंतर और साहसिक समर्थक रहे हैं। अगर आप उनके कई फैसले पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कैसे गरीबों का पक्ष लिया और संविधान एवं मौलिक अधिकारों की रक्षा की। तो ये कह रहे थे खड़गे। और उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होना है और नामांकन दाखिल करने की तारीख जो है वो 21 अगस्त है। और इसी बीच जो है वो जगदीप धनखड़ ने, हम सब जानते हैं, बीते महीने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था और तब से धनखड़ जो है वो सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं, जिस पर गाहे बगाहे विपक्ष सवाल करता रहता है। संदीप जी, और आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा के बहाने धनखड़ पर टिप्पणी की। अभी तक तो हम समझ नहीं पाए कि ये इलेक्शन हमारे ऊपर ठोसा क्यों गया। इतनी जल्दी अचानक वो वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब छोड़ के गए, और गए कहाँ? जिस दिन से छोड़ा उस दिन से नजर नहीं आए। मैं तो, क्योंकि उनके साथ थोड़ा सा मिल बैठने का मुझे मौका मिला, मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि वो सेहतमंद रहे, ठीक रहे। जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार जो है वो जीत जाना चाहिए।
और ये तो उमर अब्दुल्ला की बात है संदीप। दिलचस्प है कि इस साल के अंत तक जो है वो बिहार में विधानसभा चुनाव होने, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने उम्मीदवार दक्षिण भारत से चुने हैं। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं तो बी सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना से हैं, जो कि आंध्र प्रदेश का भी हिस्सा रहा था। जी। और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एनडीए का उम्मीदवार तमिलनाडु से चुनने की वजह है राज्य में अगले साल होने वाला चुनाव। और बीते 5 दशक से जो है वो तमिलनाडु की राजनीति द्रविड़ आंदोलन से प्रभावित रही है और यहाँ एआईएडीएमके और डीएमके का दबदबा रहा है। इस समय जो है वो डीएमके की सरकार है, एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं और डीएमके कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों का गठबंधन है। और इस चुनाव के चलते तमिल राजनीति में भी बहुत हलचल है। पूछा जाने लगा है कि तमिल पहचान की राजनीति के चलते क्या तमिलनाडु के राजनीतिक दल एनडीए के उम्मीदवार को वोट करेंगे। यही सवाल डीएमके के नेता टीकेएस एनएलगोवन से पूछा गया तो उन्होंने कहा, सीपी राधाकृष्णन says that he is an RSS from his age of 9 or 10. How can we? तो टीकेएस एलएनगोवन कह रहे हैं, सीपी राधाकृष्णन कहते हैं कि वो 9 या 10 साल से की उम्र से ही आरएसएस में रहे हैं। ये एक विचारधारा की लड़ाई है। वो तमिलनाडु के साथ हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार तमिलनाडु के साथ अपमान करती है। वो तमिलनाडु को पैसे नहीं दे रहे हैं और राज्य को विकास से दूर रखना चाहते हैं। सीपी राधाकृष्णन को तमिलों के लिए लड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं लड़े। हम कैसे उन्हें वोट दे सकते हैं, डीएम के नेता टीकेएस एलएनगोवन ने कहा है। लेकिन संदीप, यहाँ पर बड़ा दिलचस्प बात यह है कि तमिलनाडु राधाकृष्णन जो हैं वो लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, सांसद भी रहे हैं, तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, केरल बीजेपी के प्रभारी भी रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जो हैं वो बी सुदर्शन रेड्डी हैं, जो वकालत के करियर से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और 1995 में वो आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट के जज बने। बाद में गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे और 2007 से 2011 के बीच सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। और इस चुनाव में दक्षिण की राजनीति चर्चा के केंद्र में है। अब से थोड़ी देर पहले हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अदिति फडणीस से, और सबसे पहले यही पूछा कि एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन का नाम चुने जाने के पीछे मुख्य वजह क्या हो सकती है। देखिए, वो एक ऐसे परिवार से हैं जो कि तमिलनाडु में जिसका वर्चस्व भी है और लोग समझते हैं उस परिवार को। वीओ चिदम्बरम का परिवार बहुत मशहूर है, प्रतिष्ठित है और वो उसी परिवार के हैं। शायद डॉक्टर कुप्पुस्वामी के एक मतलब रिलेटिव भी हैं। तो कुल मिला के ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही अनभिज्ञ है या लोग तमिलनाडु में उनको जानते नहीं हैं। दूसरा, ये सर्वविदित है कि तमिलनाडु में भाजपा अपनी पैठ बनाना चाहती है और तमिलनाडु का चुनाव अगले साल है, असेंबली का चुनाव। वहाँ पर किसी भी तरह का सीट इंक्रीज भाजपा के लिए प्लस होगा। तो ये दोनों चीजें हैं। कोयम्बतूर एक ऐसा इलाका है जहाँ की उद्योगपति बहुत हैं, उद्योग बहुत हैं और खासतौर से आज की तारीख में जिस तरह के टैरिफ्स की बात हो रही है, कोयम्बतूर एक ऐसी जगह है जहाँ पर की सबसे ज्यादा असर यूएस टैरिफ वॉर का वही पड़ेगा। एक चीज और है क्या कि आरएसएस की इस बार ज्यादा चली है? इसमें तो कोई शक नहीं है कि सीपी राधाकृष्णन संघ के हैं, लेकिन फिर भी नहीं नकारा जा सकता है कि वो लोकसभा के चुनाव भी लड़े हैं, भले ही हार गए हों। लेकिन एक तरह से नरेंद्र मोदी और सीपी राधाकृष्णन उसी जेनरेशन के हैं जो कि संघ में भी रहा है और उस समय की भाजपा में भी रहा है जब भाजपा कुछ भी नहीं थी। दोनों उम्मीदवार दक्षिणी राज्यों से हैं, जबकि सामने सबसे पहले चुनाव बिहार में होने वाला है। इसके पीछे आप क्या कारण देखती हैं? पहली बात तो सुदर्शन रेड्डी नॉन पॉलिटिकल है। मुझे नहीं लगता कि उनका नाम कहीं भी राजनीति में पहले कभी आया हो, लेकिन उनके नॉमिनेशन के पीछे एक संस्थागत प्रेशर है। मतलब तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार है ही और आंध्र प्रदेश में नॉन बीजेपी सरकार है। तो विपक्ष को लगता है कि हमारा कोई आदमी ओवरऑल जो इन दोनों राज्यों में जो ओपिनियन है उसको रिफ्लेक्ट करेगा। क्या क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति भी इस चुनाव में कोई फैक्टर हो सकती है? सच तो ये है कि एक कंसेंसस कैंडिडेट को ढूंढना इंडिया ब्लॉक के लिए बहुत मुश्किल था। उनको सुदर्शन रेड्डी के रूप में एक कंसेंसस कैंडिडेट मिल गया जिसको तृणमूल कांग्रेस भी सपोर्ट कर रहा है और टीडीपी के लिए बहुत मुश्किल होगा सपोर्ट नहीं करना। इंडिया गठबंधन की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि आप ये पूरी वैचारिक लड़ाई है, इसलिए हमने ये कैंडिडेट चुना है। वैचारिक लड़ाई का क्या आशय है इस चुनाव में? दरअसल ये तो हमने देख लिया है कि
वोट चोरी के मामले में और जिस तरह से वो लोग वोट चोरी और अनियमितताओं को जिस तरह से तूल दे रहे हैं, उससे एक नामबंद तो हो ही गए हैं विपक्ष की पार्टियां। विपक्ष के किसी भी कैंडिडेट का जीतना बहुत मुश्किल है इस चुनाव में, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज पूरी तरह से एनडीए के साथ है। एक सांकेतिक रूप से किसी आदमी को खड़ा करना अपने आप में एक राजनीतिक संदेश टाइप का है। जी, मुझे नहीं लगता कि संदेश से ज्यादा कुछ और है। जी, अच्छा, वैसे आमतौर पर तो सत्तारूढ़ पार्टी का जो उम्मीदवार होता है वही जीतता है इस तरह के चुनाव में। क्या एनडीए चाहेगा कि विपक्ष में भी कुछ किसी किस्म का दरार पैदा हो, वहां के भी वो कुछ सांसद उनके पक्ष में वोट करें, या फिर एक चीज ये हो सकती है कि क्या जो इंडिया गठबंधन है वो चाहेगा कि टीडीपी का कुछ उधर से बदलाव पैदा हो, उधर से कुछ रुख आए? देखिए, ये बात समझ लेनी चाहिए कि टीडीपी आंध्र में है और सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना के हैं। तो रेड्डी और कम्मा, इन दोनों जातियों में भयंकर मतभेद है परस्पर। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का कोई धन संकट होगा टीडीपी के सामने एनडीए के कैंडिडेट को वोट करना। तो ये थी वरिष्ठ पत्रकार अदिति फडणवीस, जो बता रही थी कि दोनों जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं उनके चुनने की वजह क्या है। अब बढ़ते हैं आगे। संदीप, अगर किसी के घर में 70 साल से अधिक के बुजुर्ग रहते हैं तो उनको आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में पता होना जरूरी है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि इस योजना के तहत चाहे बुजुर्ग अमीर हो या गरीब, उनको 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलता है। तो पैसा वसूल के इस एपिसोड में इसी पर बात कर रही हैं प्रेरणा। अगर आप या आपके घर में कोई 70 साल से अधिक के बुजुर्ग रहते हैं तो आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में पता होना जरूरी है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि इस योजना के तहत चाहे बुजुर्ग अमीर हो या गरीब, उनका 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त है ना गुड न्यूज? तो पैसा वसूल के आज के एपिसोड में क्यों न बात इसी पर की जाए। तो जब हमारे परिवार के बड़े बूढ़ों को हेल्थ कवर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, तभी कई निजी इंश्योरेंस कंपनियां कोई न कोई बहाना बनाकर कवर देने से मना कर देती हैं। आए दिन लोग सोशल मीडिया से लेकर बीमा रेगुलेटर से बुजुर्गों को हेल्थ कवर नहीं मिल पाने की शिकायत करते हैं। ऐसे में सरकार की ये स्कीम बड़े काम की हो सकती है। नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और जो कार्ड मिलेगा उसका नाम है आयुष्मान वय वंदना कार्ड। आइए जानते हैं इस योजना से जुड़े वो सभी सवाल जो आपके मन में उठ सकते हैं। पहला है कि इस योजना का लाभ किस उम्र के लोगों को मिलेगा? जवाब है कि आप 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को ये लाभ दिलवा सकते हैं या उन्हें मिल सकता है। एक शर्त है कि इस योजना के लाभ को अपने परिवार में किसी छोटी उम्र वाले सदस्य के साथ साझा नहीं किया जा सकेगा। एक और बात ये कि इसकी एलिजिबिलिटी के लिए कोई इनकम सीलिंग नहीं रखी गई है। मतलब इस उम्र के बुजुर्ग की आमदनी कितनी भी हो वो इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा ये कि इस योजना के तहत लोगों को कितने रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। जवाब है कि योजना के तहत सरकार लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देगी। जिनके पास आयुष्मान भारत योजना का कार्ड है, ऐसे बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का अतिरिक्त टॉप अप हेल्थ कवर मिलेगा। तीसरा कि योजना का लाभ उठाने के लिए कौन सा कार्ड चाहिए होगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किया जाएगा। मतलब ये कि इस योजना का फायदा उठाने के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड मान्य नहीं होगा। चौथा, अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड है तो क्या उसे इस नए कार्ड के लिए आवेदन करना होगा? जवाब है हाँ। अगर किसी के पास पहले से ही आयुष्मान कार्ड है तो उसके बाद भी उसे इस कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। इस कार्ड को पाने के लिए आपको प्रधानमंत्री जन आरोग्य पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। साथ ही अपने कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए उन्हें KYC भी करवाना होगा। आप आयुष्मान ऐप के माध्यम से भी इस कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। पांचवी बात, अगर किसी के पास पहले से आयुष्मान कार्ड है तो क्या फिर भी उसे KYC करवानी होगी? जवाब है हाँ, क्योंकि ऐसा करके ही कार्ड को एक्टिवेट किया जा सकता है। 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग जिन्होंने पहले से अपना निजी बीमा करवा रखा है, क्या उन्हें भी आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिल पाएगा? जवाब है हाँ। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के मुताबिक ये लोग भी आयुष्मान वय वंदना कार्ड के पात्र हैं। भविष्य में भी अगर कोई बुजुर्ग निजी बीमा लेना चाहें तो उसके बाद भी वह इस योजना का लाभ ले सकेंगे। लोग इस योजना के तहत कहाँ इलाज करा सकते हैं? जवाब है कि लोग इस योजना के तहत सभी सरकारी अस्पतालों और योजना के तहत पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। 8वां सवाल, क्या इस योजना के तहत लोगों को किसी प्रकार की राशि देनी पड़ेगी?
जवाब है नहीं, ये योजना बिल्कुल मुफ्त है। इस योजना के तहत इलाज कराने के लिए आपको किसी भी प्रकार की राशि देने की जरूरत नहीं है। योजना में आवेदन करने के लिए क्या किसी दस्तावेज की जरूरत है? तो दस्तावेज के लिए आपको केवल आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। अब 10वां और आखिरी सवाल ये कि क्या परिवार में हर बुजुर्ग को 5 लाख का कवरेज दिया जाएगा? तो जवाब है कि नहीं, ऐसा नहीं है। 5 लाख का कवरेज परिवार के आधार पर दिया जाता है। मतलब ये है कि अगर आप परिवार के एक से ज्यादा बुजुर्गों को नामांकित करते हैं तो 5 लाख की राशि एक ही परिवार के रूप में उनके बीच साझा की जाएगी। अगर आपके घर में एक से ज्यादा बुजुर्ग रहते हैं तो आपको दोनों लोगों को अलग अलग नामांकित करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है आयुष्मान वय वंदना कार्ड से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर कुछ अब भी बाकी है तो देर किस बात की, कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। दिन भर के इस पॉडकास्ट में दे इजाजत। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ताज़ा खबरों और विश्लेषण के लिए आपके साथ है bbchendi.com और इसके YouTube, Instagram और Facebook पेज। इस स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। मुझे मोहम्मद शाहिद और संदीप राय को दें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।